अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान के मासूम अवाम चंद दिन पहले तक जो मनाजिर देख रहे थे उससे एक इनकलाब बर्पा होने का गुमान हो रहा था। विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के खुदा न खास्ता आमने सामने आने का एक तासुर मिल रहा था और एक दूसरे के ऊपर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। मगर आज का सूरज जब तुलू हुआ तो बिल्कुल मुख्तलिफ मनाजिर देखने को मिले, जब खैबर पख्तूनख्वा की गंडापुर हुकूमत और शहबाज हुकूमत एक मकसद के लिए एक हो गए। एक तहरीक है PTM, जिसे विफाकी हुकूमत की तरफ से चंद दिन पहले कलअदम करार दिया गया था। उसके साथ किस तरह डील किया जाए, इस हवाले से आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में एक ग्रैंड जरगा हुआ, जिसमें विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सूबे की सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। वजीर आला गंडापुर के एक तरफ मनाजिर में हमें वजीर दाखिला बैठे हुए नजर आए, जिनके मातहत पुलिस और रेंजर्स के जो लोग हैं उनसे छुप छुपा कर वजीर आला अली अमीन गंडापुर कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे थे। और दूसरी तरफ उनके हमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बैठे हुए नजर आए, जो कि सूबे में गवर्नर राज लगाने का इंदिया दे रहे थे। तो अब इससे जाहिर ये होता है कि जब मकसद और एजेंडा एक हो, और ये एजेंडा था एक जिस जमात को कलअदम करार दिया गया वो इन दोनों जमातों के दौरे हुकूमत में ज़ेर ताब रही, मुश्किलात का शिकार रही, तो ऐसी सूरत हाल हो तो सियासी इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे बैठा जा सकता है, मुमकिन हो सकता है। यही आज हमने देखा भी। अब ये जो ग्रैंड जरगा है इसमें यह तय पाया कि वजीर आला गंडापुर कलअदम करार दी गई ये जो तहरीक है इसके अमायदीन से जिरगा करेंगे और विफाकी हुकूमत इन मुज़ाकरात की हिमायत करेगी। आज ये सारा कुछ तो खुश असलूबी से तय पा गया था, मगर फिर PTI के अहम रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का एक बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने वजीर आला गंडापुर के साथ बैठने वाले मोहसिन नकवी साहब के ऊपर तंज के तीर बरसा दिए। सख्त लहजे में उनकी तरफ से कहा गया, उमर अयूब साहब की तरफ से, कि मोहसिन नकवी जब तुम फंसते हो तो फिर वजीर आला अली अमीन के पैरों में आकर बैठते हो। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अली अमीन से माफ़ी मांगकर ये कहते हैं कि अब हालात को सुधार दो। तो साथ ही अपना उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि आपको अली अमीन साहब तो माफ़ कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। इस पर अब आज के प्रोग्राम में हम तफसीली बातचीत करेंगे कि क्या आज वज़ीर दाखिला और गवर्नर और तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बैठना एक बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जाए, ये समझा जाए कि बर्फ़ पिघली है दोनों के दरमियान, या सिर्फ इसको इसी तनाजुर में देखा जाए जो मौजूद बहस था आज। इस समय दीगर मौजूआत होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे हम मौक़िफ़ जानेंगे उनकी जमात का। बहुत शेख साहब, आपके वक्त के लिए एक तरह से इसको खुशाइंद समझा जा रहा है। आज जैसे हालात इससे पहले रहे, जिस किस्म के बयानात रहे, लेकिन आज सब एक साथ बैठे हुए में नजर आए। लेकिन लोगों के जहनों में ये सवाल है कि इस जिरगे की मेज़बानी करने का जो ख्याल है ये पार्टी आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले के मुताबिक किया गया, ये गंडापुर साहब का इनफरादी फैसला था वज़ीर आला के तौर पर, या फिर किसी और के कहने पर आज सब एक साथ बैठे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि पार्टी का PTM के खिलाफ ऑपरेशन और उसके ऊपर जो बैन है, उस हवाले से मौक़िफ़ पॉलिटिकल कमेटी के एलामिये की सूरत में बड़ा वाज़े तौर पे दुनिया के सामने आ गया, जहाँ हमने उसकी मज़म्मत भी की। खान साहब ने जब मुलाकातें जारी थी, अब तो बंदिश हुई हुई है, उस वक़्त भी जब IG ने इन पे जो है वो ऑपरेशन करने की कोशिश की, तो उस वक़्त उसको क्रिटिसाइज़ भी किया, उसको कंडेम भी किया और कहा कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हम अपने सूबे में किसी के साथ नहीं होने देंगे। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी और उस पॉलिसी के पेश नज़र जो सूबाई हुकूमत है वो एक कानून और आइन की क्योंकि पाबंद है और उनके एक अपने ऑपरेशनल मामलात हैं, और उस हवाले से वो जो एक ग्रैंड जिरगा जो PTM बुला के बैठी थी, जिस पे पुलिस ने और बाकी जो इदारे उनके साथ शामिल थे उन्होंने जो है वो एक्सकर्शंस की, और उसका जो नतीजा था उसमें लॉस ऑफ लाइफ हुआ। अब ये जिरगा को सिर्फ PTM का नहीं था, PTM हैड कॉल्ड अ होल पख्तून नेशन जिरगा। अब उसमें जब आप इस किस्म की कोई एडवेंचर करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है उस इंटीरियर मिनिस्ट्री एक लेटर लिखती है ऑपरेशन के हवाले से, बैन के हवाले से, और फिर उनका अपना इंस्टॉल्ड IG जो है जिसको तब्दील करने के लिए चीफ मिनिस्टर पिछले कई महीने से बड़ा वोकल है, ओपनली कह रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो नहीं हो रहा, उसके थ्रू आप उस ऑपरेशन को करके आपके PK में इंतशार फैलाना चाहते हैं। और आपने देखा कि परसों और कल कैसी मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स आई कि हम जो है
वो सख्ती से निपटेंगे, जो इनके साथ सपोर्ट करेगा हम उसको भी ये कर देंगे, जो इनके साथ खड़ा होगा हम उसको भी ये कर देंगे। आपने सुने सारे डायलॉग्स। अच्छा, अब ये सिचुएशन इनको अंदाजा नहीं था कि ये समझ रहे थे कि हमने जो एक एहतजाज की कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान में, ये इस किस्म का इंतशार पैदा करके KPK में ये उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे कि PTI अपने ही किसी रौले में पड़ जाए। अगर मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशू है, अगर ये आगे बढ़ती तो ये सिर्फ PTM तक महदूद ना रहती, बल्कि ये पश्तूनों के ऊपर अटैक होता। और उस हवाले से जी, मैं ये लेकिन समझता हूँ कि शेख साहब, ये आपने हमें वाज़ेह किया कि आपकी पार्टी की जो एक मीटिंग हुई, जी सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपकी पार्टी की जो मीटिंग हुई इसमें आप लोगों ने पाबंदी की मुखालफत की। इसी तरह हम शानदाना गुलजार साहिबा भी बड़ा पब्लिकली इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ अपना रही हैं, लेकिन फिर इससे आप लोगों का इत्तेफाक है कि गंडापुर साहब ने जिस तरह फौरी तौर पे उसको उनकी हुकूमत ने इंडोर्स किया और इम्प्लीमेंट किया, जो बैरिस्टर सैफ साहब का बयान है उससे शानदाना साहिबा लाताल्लुकी कर रही हैं। देखें, बात यह है कि जिस वक्त चीफ मिनिस्टर ने कल रात को खुद एक स्टेटमेंट दे दी, तो KP गवर्नमेंट के किसी भी वजीर का कोई बयान कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हु इज हेडिंग द कैबिनेट, जब वो खुद आ जाता है एक मौक़िफ़ के साथ, तो उससे पिछले मौक़िफ़ जो है वो खत्म हो जाते हैं। और उसके अलावा वो तो एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है जो चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया, और वो उनके अपने ऑपरेशनल मामला हैं, मगर पार्टी का मौक़िफ़, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल MNA की मैं बात नहीं कर रहा, एक इंडिविजुअल नहीं, पूरी पार्टी ने, पॉलिटिकल कमेटी ने एक फैसला किया कि हम इस बैन की मजम्मत करते हैं। हम ये समझते हैं कि चीज़ों को इस खित्ते के अंदर इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता है। पश्तूनों की कुछ रिवायात हैं, उसमें जिन लॉस ऑफ लाइफ हुआ उसको कंडेम किया। खान साहब का जो डायरेक्शन थे उसके हवाले से हम चीज़ों को लेके आगे चले। और फिर जिस वक्त तमाम KPK के जितनी पार्टीज थी, जो स्टेक होल्डर्स थे इस पख्तून जिरगे के, चाहे वो ML वली साहब हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे पीपल्स पार्टी हो जिनकी तादाद बड़ी थोड़ी है, चाहे मेजर पार्टी PTI हो, उलमा और बाकी रिलीजियस पार्टीज हो, जब इन सब ने अली अमीन साहब की उस सजेशन पे कि जी एक ग्रैंड जिलगा जो है वो हमें इकट्ठा करना चाहिए और इन मामलात का हल निकालना चाहिए, इन सब ने फिर रात गए तक एक मीटिंग की और फिर वो मेजबानी जो है वो चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दी कि वो जिरगे को कन्वीन वो करेंगे। इंटायरली दो मुख्तलिफ किस्म के हमें बयानात नजर आए थे। बैरिस्टर साहब उन इल्जामात को हमें इंडोर्स करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके तहत ये पाबंदी लगाई गई इस तहरीक के ऊपर। सर आप जी जुमला कह लें। जी, मैं ये कह रहा था कि फिर वहां से क्योंकि ये इंतशार जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेटर की वजह से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा था, तो वो स्टेक होल्डर है, क्योंकि आइन और कानून के तहत कहीं ना कहीं जाके IG फंस जाएगा। और IG की जो पावर्स हैं, चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट की बड़ी लिमिटेड पावर्स थी कल तक IG के ऊपर, अपने ज़हन में रखिएगा। वो जो एक्ट था 2017 का, उसके तहत चीज़ें जो है वो बिल्कुल कर्टेल कर गई हैं। डीपोलिटिसाइज जब पुलिस को किया गया था, उस वक्त ये सारे मामलात में सारी पावर्स जो है वो छीन के IG को दे दी गई थी और वो टू मच इंडिपेंडेंट थे। अच्छा, अब उसका बैठना ज़रूरी था। अब ये कैसे हो सकता है कि जो इलाका ख़ास PTM कंसंट्रेटेड एरिया है, जिसमें उनके MNAs भी हमारे 6-7 हैं, 15-16 हमारे MPs भी हैं, तो वहाँ जो एजेंसीज आ जाती हैं, जो इदारे हैं, जो फाटा वगैरह है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ गवर्नर का भी अपना एक रोल है। तो आप ये देखेंगे अली अमीन ने एक ऐसा गवर्नर जो उनके खिलाफ बयानात देता रहा और एक ऐसा इंटीरियर मिनिस्टर जो किस किस्म की फनी गुफ्तगू करता रहा। 3 दिन पहले उन पे रबर बुलेट्स बरसाता रहा, उन पे टीयर गैस करता रहा, और जो हमला करने वाले जत्थे थे पुलिस और रेंजर्स के, सुबह खुद परेड करके उनका मुआयना करता रहा अपने शहर में। ये उनकी अजमत, इसको अगर आप अली अमीन साहब की अजमत बता रहे हैं तो मुझे इजाजत दीजिएगा वकास साहब, तो गवर्नर साहब भी तो उनके साथ बैठे इतनी मुखालफत के बावजूद, और वफाकी हुकूमत ये जरूर फरमाइएगा और हमारे लिए वजाहत कीजिएगा। उमर अयूब साहब बहुत गुस्से में नजर आए, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब पे तनकीद करते हुए कहा कि अली अमीन से माफी मांग कर कहते हो कि आप हालात सुधार दो। क्या यही हुआ? वजीर दाखिला की तरफ से उनसे माफी मांग के कहा गया कि इस मामले में मदद करें हमारी वफाक की? देखें चीफ मिनिस्टर KPK का इंटीरियर मिनिस्टर के साथ बैठना या उनका बैठना गवर्नर के साथ, इसको पार्टी इसको डिसोन नहीं करती है, क्योंकि पार्टी भी पख्तून जिरगे से इस मसले का हल चाहती है। हम ब्लड शेड नहीं चाहते हैं। हम हुकूमत का सख्ती से अपनी हुकूमत को कह चुके हैं कि आपने कोई एक्शन नहीं करना ऐसा जो कि लोगों के राइट्स को सल्व करे। तो पार्टी तो ये चाहती है कि ये मामला इस तरीके से हल हो, मगर अगर कोई इससे ये समझे
कि हमने, जैसे उमर अयूब साहब ने कहा कि जो एट्रोसिटीज जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से हमारे लोगों पे, हमारे वर्कर्स पे की गई हैं, जो जुल्म उनके साथ इस्लामाबाद में किया गया है, जो जुल्म उनके साथ लाहौर में किया गया है, और उसके ऊपर किस तरह मजे ले लेके गवर्नर साहब जो है वो बयान देते रहे हैं, न पीटीआई इसको भूल सकती है, न पीटीआई इसको माफ कर सकती है, और ना इसका कोई मतलब ये है कि आज सर माफी मांगी गई वजीर दाखिला की तरफ से, तो हमने उनके साथ कोई मुआहिदा कर लिया है। कोई ऐसी बात नहीं है। ये वहां वफाकी हुकूमत ने माफी मांगी है गंडापुर साहब से। ये स्टेक होल्डर्स है। जी क्या कह रही हैं आप? सॉरी सर, विफाक ने, वजीर दाखिला ने गंडापुर साहब से माफी मांगी उस दिन के वाकयात पे, जो उमर अयूब साहब का बयान है उसके मुताबिक? बिल्कुल, उमर अयूब साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल मांगी हो। व्हाई नॉट? ही इज द ऑपोजिशन लीडर एंड इट सो हैपेंड कि ही वाज इन पेशावर, तो बिल्कुल उनके, अगर वो कह रहे हैं तो मैं इस स्टेटमेंट के बिल्कुल साथ जाऊंगा। सर, आप इस बात को भी ऑन करते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब कई बार पहले भी कह चुके हैं, लेकिन हालिया दिनों में भी उन्होंने ये जो तमाम सूरत हाल बनी इसमें कहा कि गंडापुर साहब जो हैं वो पीटीआई के लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का जरिया है। तो ये आप लोगों के यहाँ एक्सेप्ट किया हुआ है इस बात को आप लोगों ने, ऐसे आप इनकार करेंगे? देखें, ये बिल्कुल गलत बात है। ख्वाजा साहब को ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। बेशक जाली ही सही, मैंडेट चोरी से ही सही, मगर वजीर दिफा का एक बड़ा अहम पोर्टफोलियो होता है, और फिर मैं नहीं समझता कि उन्हें ऐसी बात करनी चाहिए, इसलिए कि इमरान खान साहब ये हुक्म दे चुके हैं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, कोई एंगेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होगी। हमारे लिए, मैंने बार बार कहा कि वो हुक्म सबसे मुकद्दम होता है। तो कोई आदमी अगर ये सिर्फ मीडिया को वो उसकी एपेटाइट फीड करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करे, तो ये सियासी बयानात है। इट डजंट मैटर, दिस इज आवर पार्टी, वी आर नॉट एंगेजिंग विद एनी एस्टेब्लिशमेंट, वी आर अंडर द डायरेक्शन एंड ऑर्डर्स ऑफ पीएम इमरान खान साहब। तो इस किस्म का इमेज देने की या इंप्रेशन देने की कोशिश करना जो है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है। चीफ मिनिस्टर एक अहम सूबे के हैं, वहाँ उनको ऑपरेशनल एंगेजमेंट्स करनी पड़ती है। इदारों के साथ भी देखें ना, आज अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ बैठे नहीं हुए थे। यही ये अपना जो है वो गवर्नर साहब क्या बयान देते रहे, और मोहसिन नकवी साहब तो बुलेट्स बरसाते रहे। मगर जिस वक्त ऑपरेशनल मामलात हुए और सूबे की हक की बात आई और सूबे में इंतशार से लेकिन शेख साहब, अब ये भी कहा जा रहा है ये सूबे के ऑपरेशनल मामलात हैं, सबूत दिया है। ठीक है सर, अब ये तो सूबे के मामलात हैं, लेकिन वफाक में भी बहुत से मामलात आईनी तरमीम के हवाले से चल रहे हैं। सो आज ये जो मुलाकात है, बैठना साथ, इसको हम एक ब्रेक थ्रू के तौर पे भी देखें कि आगे अगर कानून साजी के मामले के ऊपर भी आप लोग बैठ सकते हैं। कम अज़ कम अपना मुसवदा तक पीटीआई ने ये कहते हुए पेश नहीं किया। हमने शोएब शाहीन साहब से बात की थी कि हम मानते ही नहीं इस असेंबली को और इनको। सो अब उसमें भी आप लोगों की तरफ से कुछ हिस्सा डाला जाएगा? नहीं जी, इस मुलाकात से आप इस किस्म का कोई मतलब अखज़ ना करें। मैंने आपको कहा कि वो एक सूबाई मामला है और उनके चीफ मिनिस्टर का एक ऑपरेशनल वो है। हमारी पार्टी इस मुलाकात से किसी ब्रेक थ्रू को कोई वो नहीं कर रही मंसूब। हम समझते हैं कि ये लेजिटिमेट नहीं है, और ये मैंडेट चोर हैं, चोरी डाके से यहाँ पे इन्होंने हुकूमत बनाई है। हमारा मौक़िफ़ वही है। हम बहुत सी चीज़ों पे मौलाना साहब को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ें बेहतर होंगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम ना हो सके। बाकी मेरे पास गैर ख्याल नहीं है, अल्लाह की जात बड़ी है, कल क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। जिस आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए आज हमारे शफकत अवान एमएनए हैं, उनके डेरे और घर पे हमला, और वो उसको गिराने की कोशिश की गई। रियाज फतेहाना का बेटा, सादुल्ला की बीवी और बेटी उस्मान को किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, ये मैं आपको एमएनएस के नाम गिनवा रहा हूँ। किस तरीके से हमारे बिजनेसेस जो है वो अटैक किए गए, किस तरीके से जो है वो चौधरी इलियास को किस तरीके से ज़दोकोब किया गया, मियां इम्तियाज को कैसे अगवा किया गया। एक लंबी लिस्ट है। ये सब कुछ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आईनी तरमीम हो जाए। शर्म इनको नहीं आती? वोट इनके पास पूरे, पहले तुम लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया, हाल ही भी नहीं रजे हो, अभी भी तुमसे ये वो पूरी नहीं हो रही कि तुम अभी भी बंदों को जबरदस्ती। नहीं शेख साहब, ये तो आप जिनके ऊपर दबाव की आप बात करें मेंबरान के ऊपर, लेकिन शेख साहब ये भी फरमाइएगा कि आपके दीगर वैसे अरकान आपके इंटैक्ट हैं, या आप समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत हाल बनेगी? बिल्कुल इंटैक्ट है। देखें जी, मैं फिर आपको कहता हूँ कि एज वी स्पीक, कल का इल्म मेरे पास नहीं है गैब का। कल क्या होता है अल्लाह की जात बड़ी वो बेहतर जानती। एज वी स्पीक हमारे सारे के सारे लोग इंटैक्ट हैं।
अगर हमारा कोई इनका बंदा हमारा इनके साथ है तो शो करे ना, जिसको बिलावल साहब कहते हैं जमीर की आवाज पे है जी। पहले हॉर्स ट्रेडिंग जी है वो लीगल करा लो, तो फिर उन्हें जमीर की आवाज देते टुर जाओ। दिखाओ ना केड़े बाजमीर लोग ने। सर हर दौर में इसको इनके साथ हर दौर में इसको जमीर की आवाज ही कहा जाता है। वकास साहब, पीटीआई के दौरे हुकूमत में शायद आप उस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एज एनालिस्ट जरूर हमारे प्रोग्राम्स में आते थे और तब भी हालात ऐसे ही होते थे। उस वक्त कानून साजी कौन कराता था आपको ही मालूम था, हमें भी। ये फरमाइएगा सर कि अब जो मौलाना साहब हैं, मेरी बात सुने जी, मैं एक मिनट, चाहे मैं गलत काम करूं तो भी गलत है, ये करें वो भी गलत। गलत काम गलत ही होता है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, चाहे मैं करूं या आप करें। शेख साहब, मौलाना साहब की पोजीशन ये है, बेहतर ना होता कि आप लोग एक जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके पैकेज के हवाले से अपना भी कोई इनपुट देते। मौलाना साहब की आज वाज़ेह पोजीशन है, उनकी पार्टी के तर्जुमान ने बताया कि आईनी अदालत को किसी सूरत हमें कबूल नहीं, आईनी बेंच बना दिया जाए। सो आप लोगों की भी अगर एक ऑफिशियली इनपुट इसके अंदर शामिल होती तो अपोजिशन का समझ आ जाती पोजीशन। नहीं, आप बिल्कुल, हम आपको ये कहते हैं कि हमारी इनपुट्स है। हमने मौलाना के साथ जो डिस्कशंस हुई, ऑब्वियसली हम इन मैंडेट चोरों के साथ तो नहीं बैठे, मगर मौलाना साहब के साथ हमारे लंबे वो हुए हैं। कामरान मुर्जा साहब और सलमान अकरम राय साहब ने बैठ के डिलिब्रेशंस किए हैं। हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के 148 केसेस पेंडिंग है और 20 जो है वो सुओ मोटो के पेंडिंग है। आप 160 165 केसेस के लिए आप एक नई अदालत बनाना चाहते हैं? यार अल्लाह से डरो। आप एक 5 सीनियर जजेस का अगर वो बन सकता है तो नथिंग बैड, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मौलाना जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं, मगर अगर आप ये कहें कि अदालत ही नहीं बनानी है तो ऐसे ना करें, तुक नहीं बनता है। अदालतें नहीं बनानी है ना, तो जो 60-70 हज़ार केस पेंडिंग है ना, उनके लिए 10 अदालतें और बनाएं। मगर ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप 148 केसों की पेंडेंसी दूर करने के लिए नई अदालत बना दें। आप जजों की छुट्टियां जो है वो खत्म करें, वो जो साल में कई महीने वो छुट्टियों के बजाते हैं, वर्किंग आवर्स जो है उसके हिसाब से फैसले करें, उनको और सपोर्ट दें, उनकी जो सेक्टेरियल सपोर्ट है वो बढ़ाएं, कुछ जद्दत उसके अंदर लेके आए, वो खर्चा मर्चा करें ताकि स्पीडी जस्टिस जो है वो दिया जा सके। ये तो कोई तरीका नहीं है कि 148 के सवा से नवी अदालत बना जी शेख साहब, और वो भी रिटायर्ड जजों की। अच्छा सर, अब आखिर में ये फरमा दें सर, ये जो वाकयात पेश आए उस दिन एहतजाज के हवाले से भी गंडापुर साहब का जो रोल रहा आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। आपके वर्कर्स कुछ कन्फ्यूजन का भी शिकार नजर आए, बहुत सारे सवालात उठाते हुए, तो अगर उसके लिए हवाले से आप वजाहत कर सकें कि अब पीटीआई विफाक के साथ वर्किंग रिलेशन भी रखेगी लेकिन अपनी तहरीक भी जारी रखेगी और एहतजाज भी होगा, तो इसका कोई गलत मतलब ना समझा जाए, इसको आप किस तरीके से वजाहत कर दें जाते जाते? देखें, एक गवर्नमेंट है चीफ मिनिस्टर की केपीके के अंदर, जिधर ऑपरेशनल मजबूरियां हैं चंद जगहों पे। अदर देन दैट हमारी इस तहरीक को, एहतजाज को, पुरअमन एहतजाज को केपीके के दोस्तों ने सबसे ज़्यादा रंग दिया है। उन्होंने इसको लीड किया है, उन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा मार खाई है। पंजाब वालों ने बहुत मार खाई है। उनके आने से पहले यहाँ पे पुलिस ने और रेंजर्स ने उनके साथ जो किया आपके सामने है। तो वफाक का जो हमला था ना केपीके हाउस पे, वफाक का हमला सूबे पे अच्छा ये काम नहीं था, ये बैड प्रेसिडेंट थी और पैथेटिक काम था। वफाक को सूबे की टेरिटरी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। वफाक को अटैक करके एरियल फायरिंग करते हुए रेंजर्स और पुलिस को अंदर भेज के एक वजीर आला को जो है वो कंस्ट्रेंट किया विच अमाउंट टू किडनैपिंग, और फिर उनको वहां से मूव करना पड़ा और उनको जो है एक लंबे रास्ते से वापस पहुंचना पड़ा। ये सब कुछ आपने मजबूर किया क्योंकि आप उसको डिस्ग्रेसफुली गिरफ्तार करना चाहते थे। आप चाहते थे कि जिस तरह आपने इमरान खान साहब को घसीटा और वो एक 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आप चाहते थे कि पख्तूनों के लीडर को, जिसके कई हजार पख्तून डी चौक में और पिछले चौक पे बैठे हुए थे जहां वो अपना सका भाई छोड़ के आए थे और अपने MNAs, अपने MPAs, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और सारे वहां पे मौजूद थे, आप चाहते थे कि आप उसको ड्रैग करें और फिर वो मुश्तइल हो जाए पख्तून और फिर यहाँ तमाशा बन जाए और यहाँ लड़ाई हो जाए। अली अमीन ने बड़ा बेहतरीन काम किया। अली अमीन का वादा था अपने कायद के हुक्म मुताबिक डी चौक में पहुंचना, वो पहुंचा, वो वहां कह के गया कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, आगे खान फैसला करेगा। वो इट वॉज हिज टेरिटरी, इट वॉज हिज हाउस, इट वॉज CM Annexi, ही गोज बैक टू हिज रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। आप उसको ज़दोकोब करते हैं, आप उसके लोगों को मुश्तिल करना चाहते हैं। आप ये देखें कि फौज तक, रेंजर्स तक अवाम के सामने खड़ी कर, फिर भी पीटीआई के प्रोटेस्टर्स उसके नताइज जो निकले, उसके जो नताइज निकले शेख साहब, वो अच्छे नताइज निकले आपके लिए? उस दिन की तमाम एक्टिविटी के कोई अच्छे नताइज आपकी जमात के लिए निकले? गिरफ्तारियां भी हुई और खान साहब की गुफ्तगू पे पाबंदी। देखें, मैं ये समझता हूँ, देखें मेरी बहन, बात यह है कि लोग पिकनिक पे तो आ नहीं रहे थे,
लोग पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे। और इस गवर्नमेंट का जो ट्रैक है वो यही है कि गिरफ्तारियां ये करते हैं, नाजायज करते हैं। हम एहतजाज ना भी कर रहे हो तो हमें घरों से उठा के नहीं ले जाते। हमें तो पार्लियामेंट से, मुझे तो पार्लियामेंट से उठा के ले गए थे 8-10 महीने के साथ। तो हमको एहतजाज कर रहे थे वहां पे, क्या कर रहे थे? कहने का ये मकसद है अली अमीन का उस दिन वहां से जाना। अगर अली अमीन को ये उस तरीके से गिरफ्तार कर लेते जैसे ये करना चाहते थे, तो जो मुश्तिल पख्तून वहां पे बैठे थे कोई और ही तमाशा बन जाता। मैं समझता हूं कि उसका नतीजा ठीक है। अगर तमाशा बन जाता, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, नया तमाशा, एक बैन की तरफ जाना, एक गिरफ्तारियों की लंबी तादाद, और पता नहीं क्या क्या ड्रामे इन्होंने सोच के रखे हुए थे। मैं समझता हूँ कि अली के फैसले ने जो बात देखे ना, कहते थे चिड़िया पर नहीं मार सकती, वो तो हजारों बंदा लेके आ गया डी चौक में, क्या रह गया तुम्हारे पल्ले? हमने शील का, हम देखेंगे आनी हाथों से निपटेंगे। कितने गए आनी हाथ जिनसे निपटना था? पहुंच नहीं गया वो तो वहां से गायब हुआ ना, केपी के हाउस से डी चौक वो पहुंचा और उसके हजारों लोग इस्लामाबाद में पहुंचे। तुम तो अटक पुल की बात कर रहे थे। एहतजाज तो हमने रजिस्टर करवा लिया। जब आप मुश्तिल पख्तून के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरे दावे की नफी हो। शेख साहब, जब आप, मेरे पास वक्त अब तो ख़त्म हुआ, लेकिन जब आप मुश्तिल पख्तून का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उस दावे की नफी हो जाती है कि हमारे पुरान कारकुनान हैं जो हमारे साथ आते हैं। शेख वकास अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सख्त कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की, लेकिन साथ ही कहते हैं कि सूबे की हद तक वर्किंग रिलेशन कायम रहेगा पे का। इस हवाले से गंडापुर साहब ताउन करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद होंगे, उनसे हम पूछेंगे उन्होंने कैसे देखा आज के इस जिरगे को, इस अहम मुलाकात को। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर गौरी साहब और माजिद निज़ामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आमिर गौरी साहब, आज की डेवलपमेंट्स आपने देखी होंगी, जो मनाजिर आज हमने देखे और वाज़े तौर पे दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में किसी दिन कुछ भी हो सकता है। सो कैसे पाया आपने सीएम गंडापुर साहब को? एक तरफ उनके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब थे, दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनके तवस्सुस से चंद दिन पहले तक गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही थी, और वो आम पॉलिटिकल सपोर्टर्स इन दोनों अतराफ के जो समझ रहे थे कि इनकलाब की सी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। कैसी रही ये डेवलपमेंट आज की? देखिए, अक्सर मुझे इस तरह लगता है कि ये जो सारे कैरेक्टर्स जिनका आपने नाम लिया, इनकी अगर पिछले 48 घंटे की अगर आप सिर्फ और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो सुने, तो इस तरह लगता है कि ये सारे लोग जो हैं इंतहाई इमेच्योर हैं। इस वजह से कि अगर फ़र्ज़ किया एक इशू जो है वो काफ़ी दिन पहले पता था इनको कि मंजूर पश्तीन क्या करने जा रहे हैं, जिस वक्त उनके ऊपर पाबंदी लगी उनकी पीटीएम की जमात के ऊपर, तो किसी तरफ से कोई मतलब बयान उस तरह का नहीं आया। सारे बयानात उनके खिलाफ ही गए थे। उन्होंने कहा था कि हम जो रेट है रियासत की उसको जो है इंश्योर करेंगे। और कल जो स्टेटमेंट्स छपी थी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, हालांकि उनका कोई जो असर रसूख है वो केपी के अंदर नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ जो है, ये तो बहरहाल इसको इनिशिएट करना चाहिए था गंडापुर साहब को। लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो आजकल किसी और मूड के अंदर है। किसी को धमकियाँ, कहीं जलसा, कहीं जलूस, सियासत करने में उनका कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता, झगड़ा करने में नजर आता है। लेकिन आप ये देखें कि दोनों इशूज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। यानी पीटीएम का इशू भी, और फिर जो बलोच यकजहती मूवमेंट है बलोचिस्तान के अंदर। और जिस तरह आपको याद होगा कि अगर आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो इमेजेस हैं कि जब मंजूर पश्तीन की वालदा और वालिद मिलने के लिए गए हैं, जिस तरह वहाँ पे उनका इस्तकबाल हुआ है, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये दोनों सूबे हैं, इसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इंतहाई यानी सीरियस सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। लेकिन कहीं पे रियासत की तरफ से बातचीत करने का प्रोसेस नज़र नहीं आता था कि अगर फ़र्ज़ किया आपको, और ये मैं बताऊं आपको, परेशानी जो है वो ये मानते नहीं है। आज से कुछ अर्से पहले भी सहाफ़ी जो जितने थे सारे लोग जो केपी के अंदर थे और उधर से बलूचिस्तान में, उनको बाकायदा ऑर्डर्स आते थे कि आपने इनका नाम तक नहीं लेना। अब अगर फ़र्ज़ किया, जब उनको पता है कि कल को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बन सकती है, तो उन्होंने फाइनली रिक्वेस्ट की। और अच्छी बात यह है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा निकला है कि जाके मोहसिन नकवी साहब भी बैठ गए, गवर्नर साहब भी बैठ गए, यहाँ से वो आए हुए थे जरदारी साहब को मिलने। लेकिन जरदारी साहब चूँकि मुल्क से बाहर चले गए हैं दौरे के ऊपर, तो वो फौरी तौर पर गए। वो तस्वीर जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल यानी कॉस्मेटिक पॉस्चरिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या उसका जो ग्राउंड के ऊपर असर नज़र आएगा, हमें नज़र या नहीं आएगा, क्योंकि हमें दूसरी तरफ से कहीं अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नज़र नहीं आई कि वो हुकूमत से बातचीत करने के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है। उनको धमकियाँ देके तो आप मामलात हल नहीं करवा सकते। इस वजह से कि हज़ारों लोग जो हैं, अगर फ़र्ज़ किया वो निकल के बाहर आ जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर का जो है इशू बनता है,
तो फिर ये लोग जो है इनको सोचने की ज़रूरत है कि इनको इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो ओहदे मिले हुए हैं, इनके जो सीने के ऊपर जो तमगे जमाए हुए हैं कि कोई वज़ीर आला है, कोई गवर्नर है, कोई वज़ीर आपने समझिए आप होम मिनिस्टर है, कोई वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है। तो जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं सारी दुनिया में इश्यूज़ आप उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं जिनके साथ आपका मसला ना बन रहा हो। आप अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो आर्गुमेंट्स नहीं करते, उन सो कॉल्ड दुश्मनों के साथ ही करते हैं, और जिनको दुश्मन कह चुके हैं अब ये इनका काम बनता है कि ये इस मामले को किस तरह डील करते हैं। मैं आमिर साहब आगे आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि फिर अब पीटीआई की सियासत के लिए कैसा होगा, क्योंकि वहां पर टॉलरेंस बहुत कम है सियासी मुखालिफिन के साथ बैठने की। निजामी साहब, पहले तो आप गंडापुर साहब के हवाले से कोई तबसरा पेश करें, और प्रेफरेबली अगर कोई शायराना तबसरा जो आप पेश करते हैं वैसी कोई बात करें कि ये साथ बैठे आज इनको बिठाया गया या क्या वजह बनी, क्योंकि कॉज जो है वो जिस तंजीम पे पाबंदी लगाई गई वो तो हमें सिमिलर ही नजर आता है। दोनों के अदवार के अंदर मुश्किल हालात रहे इस तहरीक के लिए, सो उसकी हैंडलिंग के ऊपर भी आमिर साहब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से की गई। लेकिन ये जो आज शाखसाना किस चीज का था, एक साथ बैठना जो आज हमने मनाजिर देखे? जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई का इशू ये है कि इस वक्त वो बतौर सियासी जमात तो इन तमाम मामलात से फासला रखना चाह रही है, लेकिन चूंकि उनकी सूबाई हुकूमत भी मौजूद है तो इसलिए वहां पर वो इंतजामी उमूर के अंदर बिल्कुल वफाक के साथ बैठे हुए हैं, और यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी वजह से पार्टी की क़यादत और कारकुन के अंदर एक फासला मौजूद है, और पार्टी की क़यादत इस गैप को फिल नहीं कर पा रही। वो अपने कारकुन को ये बता नहीं पा रही कि अगर हुकूमतों में जिम्मेदार मौजूद होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हमने डी चौक के जो मनाजिर देखे हैं उसके बाद इस तरह की चीज की तवक्को करना खासा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर हमें इस चीज को भी ज़ेर गौर लाना होगा, क्योंकि जो टॉपिक्स वहां पे डिस्कस किए गए हैं जो स्पेशली पीटीएम का है, तो वो एक अहम टॉपिक इसलिए भी है कि वो रियासत की तरजीहात में शामिल है, और जिस तरह से उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी किया, यकीनन उस जिरगे में भी ये बात हुई होगी कि क्या पाबंदी से पहले ये जिरगा होना चाहिए था या पाबंदी के बाद इसे मुनक्किद किया जाना चाहिए था। तो ये सारी सूरत हाल पर मुझे ऐसे लगता है एक मिसरा मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मुनासिब रहेगा कि ये है मैं कदा यहाँ रिंद हैं, यहाँ सबका साकी इमाम है। तो मेरा ख्याल है कि आज साकी की इन्विटेशन थी जिसको अली अमीन गंडापुर भी इनकार नहीं कर सके, और फैसल करीम कुंडी और वो बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे पे उन्होंने ज़बानी हमले किए, लेकिन वो भी साथ बैठे हुए थे। और वही केपी हाउस था जहां पर इस्लामाबाद पुलिस दाखिल हुई थी, लेकिन हमारे सामने कुछ ही दिन के अंदर ये मंजर बदल गया। तो मुझे लगता है कि ये जब रियासत फैसला करती है या साकी इमाम बनता है तो फिर सबको पीछे बाज सफ खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होना ही पड़ता है। गौरी साहब, अब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो बहुत रिएक्ट करते हैं, वो खुद बहुत ओपिनियनेटेड हैं, सपोर्टर्स पीटीआई के। सो इससे पहले भी गंडापुर साहब ने जब यहाँ इंगेज किया था तब तो खान साहब के हवाले से भी ये बयान आया था कि उनको दीगर सूबों के सीएम्स के साथ और वज़ीर आज़म के साथ कम अज़ कम फोटो सेशन नहीं कराना चाहिए था। तो ये जो सारी चीज़ है इसको अब आप पीटीआई की सियासत को फॉलो करते आए हैं और समझते हैं कि उनके सपोर्टर का सेंटिमेंट कैसे होता है, तो आपको कैसा रिएक्शन नजर आता है उनके बिहाफ पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि पार्टी की लीडरशिप तितर बितर है और लीडर के ऊपर अब 18 तारीख तक मुलाकातों पे भी पाबंदी है, खान साहब के साथ मुलाकातों पे? देखिए, वो तो मुझे याद है कि जिस वक्त मैंने ट्वीट भी किया था आज से कुछ दिन पहले कि खान साहब जो है ना उनके खिलाफ अगर आपने केस चलाने हैं, आप बेसिक केस चलाएं, आपने अदालतें जेल तक में मुंतकिल कर दी हैं, कर दें, लेकिन हर रोज़ जो है उनको मीडिया के साथ तकरीर करने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो है ना वो इजाज़त वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो अगर फ़र्ज़ किया मुलज़िम जो है या मुजरम जेल के अंदर है और उसको आप रोज़ एक जो केसेस के ऊपर इतने बने हुए हैं कि वो रोज़ ही कोई ना कोई किसी केस की प्रोसीडिंग हो रही होती है, तो इससे लगता नहीं है कि खान साहब जो थे वो बंद थे। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, देखें पीटीआई का जो वर्कर है ना वो पीटीआई का वर्कर नहीं है, वो इमरान खान का वर्कर है, और इसी वजह से आप ये देखें कि इनकी जो लीडरशिप है वो तितर बितर हो चुकी है। मतलब ऐसे वकील, आई एम सॉरी ये सख्त वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूँ, जिनके हमने कभी नाम नहीं सुने थे आज से कुछ अर्सा पहले कि वो उन्होंने शायद जो है वो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स की हो या लोकल लेवल की इवन लॉ प्रैक्टिस की हो। अब वो वकला जो हैं वो बैठे होते हैं पीटीआई के लीडर बन के,
अगर उनको कहा जाए कि भाई आपने जलसा जुलूस करना है, तो वो हो सकता है 5000 का जलसा न कर सकें। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि 18 तारीख तक मेरा ख्याल है कि बड़े क्लियर वर्ड्स में बता दिया गया है गंडापुर साहब को कि देखें मेरी बात सुने, इस वक्त कुछ डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरब के आए हुए हैं, पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, और आगे जो है वो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए इस्लामाबाद आप भी मूव अराउंड करती हैं, देख रही हैं कि तैयारियां जो हैं वो बहरहाल एक उरूज की तरफ जा रही हैं, उसे बहुत सारी उम्मीदें लगी हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का इस वक्त जो है ना कोई सब्जेक्ट इतना बड़ा, उसके लिए क्योंकि ये सारा का सारा जो मलबा है ये आना था गंडापुर के दरवाजे के ऊपर, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं उस प्रोविंस के। लेकिन आप ये देखें कि जब से ये तमाम वो इलाके जिनको हम कहते थे कि ये ट्राइबल एरियाज हैं, वो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो इनकॉर्पोरेट हुए केपी के अंदर, वहाँ की जो नौजवान नस्ल है जो उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल 10-12 साल की होगी जिस वक्त ये फैसला हुआ था, अब वो 18-19-20 साल के हो चुके हैं, वो ये समझते हैं कि उनकी सुनवाई किसी पार्टी में नहीं है, कोई पार्टी उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, कोई पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है उन तक पहुंचने में, रियासत का इंटरेस्ट नहीं है उन इलाकों तक पहुंचने में। वहां से जो खबरें आती हैं वो सिर्फ यही आती है कि कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो गया है, कोई आईडी फट गई है, कोई दहशतगर्दी हो गई है, ये खबरें जो हैं, और ये खबरें हम 45 साल से सुन रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं अफसा। और इस वजह से कि वहाँ जो अब नौजवान है वो नौजवान नहीं रहा, वो अब 30, 40, 45 साल का हो चुका है, वो अबैंडन फील करता है। तो उसके अंदर अगर फ़र्ज़ किया बाज़ अनासर जो हैं वो ये बात करते हैं कि हमें कम से कम वही हकूक़ दे जाए जो आइन के अंदर लिखे हुए हैं, तो फिर आप ये देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जिन्होंने पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा डिस्कशन हुई है आइनी तरमीम पे, लेकिन इस इलाके के इश्यूज़ के ऊपर, इस इलाके के ऊपर जो पार्टीज़ यानी केपी की जो पार्टीज़ हैं, यानी फजलुर रहमान साहब हो गए हैं, ANP हो गई है, या PTI है, उसके पास ही सूबा है, उनको हम देखते नहीं है कि उन्होंने अवामी मसाइल पे कोई बातचीत की हो। तो ये जो गमो गुस्सा था उसको रोकने के लिए अब ये सारे बैठे हैं, और ये अब इनका सारों का कलेक्टिव टेस्ट है जिनको इतनी बड़ी, ये वैसे जी जी कि ये सर अगर आप जी मैं जो बात आप कह रहे हैं इस पे ऐड करते हुए आमिर साहब, इस बात में ऐड करते हुए कि वहाँ का नौजवान क्या सोच रहा है, वहाँ के लोग क्या वजूहात रही इस तहरीक की भी, वो तो ज़ेर बहस हमें नहीं, ये हमें देखना होगा कि क्या एलामिया और तफसील सामने आती है, क्या ये भी ज़ेर बहस था, ये सिर्फ यही ज़ेर बहस था कि को कंट्रोल कैसे करना है इस तहरीक को खैबर पख्तूनख्वा में। बैरिस्टर सैफ जो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे, उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है वो इस पाबंदी को इम्प्लीमेंट करने में सबसे पेश हमें नजर आए। अब अगर आपकी इजाज़त तो मैं निज़ामी साहब की तरफ जाऊँगी। निज़ामी साहब, ये जो एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में, गंडापुर साहब गए, और तमाम जो मोहसिन नकवी साहब के भी बयानात, कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मोहसिन नकवी साहब के रोल को बतौर वजीर दाखिला आप कैसे देखते हैं? ये उनकी कामयाबी है कि आज उन्होंने अपने साथ बिठा लिया इन्हीं गंडापुर साहब को जो कल उनके मातहत इदारों के ऊपर बेतहाशा इल्जामात लगा रहे थे, या फिर ये उनकी नाकामी है? क्योंकि उमर अयूब साहब कहते हैं कि नकवी साहब ने माफ़ी मांगी गंडापुर साहब से और उनको कहा आइए हमारी मदद कीजिए इस मामले पे। जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसे लगता है कि मोहसिन नकवी मार्फत के जिस मकाम पे हैं, उन्हें इस तरह की तारीफ या तनकीद या तज्जिये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो स्याह करें या सफ़ेद करें, फ़िलहाल उनके ऊपर कोई तबसरा या तनकीद कारआमद नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल ये एक संजीदा मामला इसलिए भी है कि उनके तमाम अक़दामात का नुकसान या फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, और मोहसिन नकवी तो शायद हुकूमत के बाद मुस्लिम लीग नून से भी वाबस्ता ना रहे, वो पहले भी वाबस्ता नहीं है, लेकिन उनके किए गए इक़दामात का जवाब बतौर सियासी जमात मुस्लिम लीग नून को ही देना पड़ेगा। इसलिए एहतजाज के दौरान इख्तियार की गई हिकमत अमली पर बिल्कुल संजीदा सवालिया निशानात मौजूद है कि इसको किस तरह से बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। हमारे पास राना सनाउल्लाह की, चौधरी निसार की ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने एहतजाज के हवाले से बेहतर हिकमत अमली अपनाई। तो इस सारे मामले को जब हम सामने रखते हैं तो ये पता चलता है कि कई जगहों पर हुकूमत भी शायद बेबस नजर आती है, और वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से स्पेशली जो भी डायरेक्शंस हैं उन पर अमल करने की पाबंद है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये उनकी कोई कामयाबी थी, ये बिल्कुल नाकामी थी कि एक रेड जोन तक आप की अपोजिशन के लोग पहुंच चुके हैं। तो एज ए गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि उनको ये सोचना चाहिए। अब ये जो जहां तक जिरगा का मामला है, इसमें भी मुझे ये ऑप्शन ज्यादा नजर आती है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, मामला हल कैसे किया जाए, या वहाँ की महरूमिया या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो मुतालबात हैं
शायद वो जेर बहस नहीं है, बल्कि ये चीज जेर बहस है कि इस सारे मामले को अंडर द स्टेट कैसे रखा जाए और वहां पर कंट्रोल किस तरह से हासिल किया जाए। इसीलिए तहरीक इंसाफ की हमायत भी हासिल की जा रही है। तो अगर मसला कंट्रोल तक रहेगा तो फिर मसला महदूद नहीं रहेगा, फिर ये मसला बढ़ेगा। यानी जो फैसला रियासत ऑलरेडी कर चुकी है, अब उसका आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, वही आज का आपको मकसद नजर आया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर हम वापस आके बात करेंगे आईन के हवाले से। आमिर गौरी साहब के ख्यालात जानिए शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आजकल हुकूमत की अवलीन तरजीह आईनी तरामीम करना बनी हुई है और इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। आज हसन रजा साहब हैं सहाफ़ी, उनकी तरफ से खबर सामने आई कि हुकूमत की तरफ से अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की गई है और हत्ता के जो डी नोटिफाई किए हुए अरकान हैं उनको भी 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी गई है। ये जाहिर करता है कि हुकूमत की संजीदगी ये आईनी तरामीम पास करवाने के हवाले से। आमिर गौरी साहब, अब इस पर बड़ी मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन मौलाना साहब ने अब अपनी पोजीशन इस पे क्लियर की। उनकी पार्टी के तर्जुमान ये कहते हैं कि हम आईनी अदालत की मुखालफत करते हैं, अगर बनाना है तो आईनी बेंच तश्कील दे दिया जाए। सो आपकी नज़र में ये हुकूमत अगर खा उनको मखसूस नशिस्तों के फैसले से भी इनहराफ करना पड़े, 63A के तहत इनहराफ करके भी अरकान उनको वोट दे दें, सो ये फिर भी कारगर साबित होगा ये आईनी तरामीम करना उनके लिए जो मकसद वो हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हमने देखा जिस मर्जी शख्स को लगा दिया जाए, ये गारंटी तो नहीं करता पाकिस्तानी तारीख में कि आपकी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। देखिए, गारंटी तो इस मुल्क में वाकई किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत की कभी भी नहीं दी जा सकी। और जब लोग ये समझते थे कि और खुश होते थे कि एक पॉलिटिकल हुकूमत के बाद दूसरी पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो बनी है, तो 10-15 साल के बाद जो है मामला सारे उलट जाते हैं। इस वजह से कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो ऑलमोस्ट 60 से लेकर अब तक वो एक सिक्लिकल सा काम है कि 10-15 साल जो है वो इजाज़त दे दी जाए उन पॉलिटिशियंस को जो नए चुने जाते हैं, द न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक। हमें पता है कि वो नर्सरी कहाँ तैयार होती है। ये आप बेपनाह पॉलिटिकल अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको फ़ायदा कोई नहीं डिस्कस करने का। मेरा अपना ख्याल है कि देखें, ये फिर वही बात करूँगा जो मैंने पिछले आपके सेगमेंट में की थी कि जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है इस वजह से कि अगर आप जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं उनको काम करने की इजाज़त ना दें, किसी न किसी तरह पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकाल दें और फिर नए जो कैंडिडेट्स हैं वो अंदर आ जाएं, तो ये जो काम है जो पार्लियामेंट का काम था उसको अगर चैलेंज कर दिया जाएगा उसी सड़क के ऊपर दूसरी एक जो सफ़ेद बिल्डिंग है उसके अंदर बार बार, और ये चीज़ आपको नज़र आती है कि अब सीरियस जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं अदलिया के रोल को कि अदलिया हमारे मामलात के अंदर तो जो है वो जब चाहे घुस आती है, हमें इजाज़त नहीं देती कि हम उनके मामलात जाके देखें कि वो किस तरह अदलिया को चला रहे हैं। तो उस सूरत के अंदर मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सिल्वर लाइनिंग है वो तो यही है कि जो मीटिंग हुई है नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की, और उसके अंदर उन्होंने ये भी कह दिया कि ना सिर्फ एक दूसरे की तारीफ के वो तमाम जो सेंटिमेंट्स हैं, बार बार जिक्र आता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो 2006 में इन्होंने साइन किया था कि किस तरह चेंज करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें अचीव कर सकेंगे या नहीं। लेकिन अब फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी जितनी पॉलिटिक्स करनी थी वो करके देख ली है। वो समझते हैं कि जो उनकी तरफ से इसमें तजावीज़ हैं, अब वो देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है या बेंच बनता है। सवाल ये है कि आप नंबर एक कि कोई भी जो तरमीम है उसको लाने का जो तरीक़ाकार है, सारी दुनिया में जब तरामीम इस तरह की आती हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बाकायदा ये उनको शामिल किया जाता है प्रोसेस में। इस तरह नहीं है कि आज आपने सोचा और परसों जो है वो पेश कर दें आप, और फिर लड़ाई किस पे हो रही है कि नंबर गेम्स हैं या नहीं है। जिस तरह आपने कहा, खबरें आपने भी देखी हैं, आपके जो देखने प्रोग्राम देखने वाले भी, कि एक अजीबोगरीब परेशानी मची हुई है। अच्छा, उसके पीछे जो है वो एक और तरह का जो है माहौल चल रहा है जो ड्राइंग रूम गॉसिपिंग का है कि जनाब इस हुकूमत को टाइम दे दिया गया है 30 अक्टूबर तक का कि 30 अक्टूबर तक अगर ये ना किया तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह की गॉसिपिंग करने को, मतलब वो उनका दिल जो है वो यही चाहता है कि जो उनकी ख्वाहिशात हैं उस तरह जो है वो हुकूमतें बने और गिरें। तब उस सूरत में अगर फ़र्ज़ किया लोग जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी 25 तारीख तक जो है हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे, आई थिंक वी लिटरली हैव टू वेट एंड सी। उससे पहले उस पर क्या सराई करना जो है वो अजीबोगरीब।
बिल्कुल सही। अब तक जो तारीखें हैं, कभी 18 तारीख बताई जा रही है, कभी 25 से पहले। हर हाल में अब निज़ामी साहब, जब खबरें इस किस्म की हों कि जिन अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया था, उनके हवाले से भी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन उनको बहाल कर देगा, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। सो अब आपके ख्याल में ये जो हुकूमत ये मुमकिन बना लेगी अपनी इस ख्वाहिश को, और जो खौफ है उनको कि इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा अगर कोई तब्दीली आ गई, ये खौफ अपना ख़त्म कर पाएंगे इस कानून साजी के इस आइनी तरमीम के तहत? जी बिल्कुल, आईनी तरमीम के हवाले से तो 2-3 ऑप्शंस बिल्कुल हुकूमती हलकों में मौजूद थे। एक तो ये था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फैसला हासिल कर लिया जाए, दूसरा ये था कि मौलाना फजलुर रहमान को राजी कर लिया जाए, और तीसरा ये कि 63 के बाद अब उन्हें बहरहाल वोट तो हासिल करने हैं और वो ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं तो ये पता चलता है कि बहरहाल जिस उजलत में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं तो वो उससे बिल्कुल एक सवालिया निशान तो उठता है। जहां तक मामला इलेक्शन ऑडिट का है तो उसके अंदर भी यही थ्योरी मौजूद है कि चूंकि पंजाब के अंदर से इलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा शिकायत थी, और यहाँ पर अगर हम फॉर्म 45 और 47 के मसाइल को देखें तो यहाँ पे 30 के आसपास ऐसे अहम हलके हैं कि जहाँ के केसेस अगर ट्रिब्यूनल्स में या अदालतों में जाते हैं और उनके ऊपर कोई ऐसे गैर मुतवक्को फैसले हो सकते हैं जिस तरह के बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स में हुए हैं, तो उसके बाद बलूचिस्तान वालों ने तो आके सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले लिया। लेकिन अगर पंजाब में इस तरह की कोई सिचुएशन होती है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बदल चुके होते हैं या नए जज आ चुके होते हैं, तो फिर मंजरनामा खासा गंभीर हो जाएगा और होगा कि उनके 10 से 15 लोग जो हैं वो डी नोटिफाई हो जाएं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी एक थ्योरी है कि जो थीसिस सामने आया है, और इसी की वजह से गवर्नमेंट परेशान भी है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। यही शुबहात है जिसकी बुनियाद पे सारा कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब और आमिर गौरी साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए, राय का आपने इजहार किया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अब देखते हैं कि आज जो हमें एक दोस्ताना माहौल नज़र आया केपी और वफाक के दरमियान, ये कायम रहता है या चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं दोबारा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। गंडापुर साहब का ये रवैया इतना नॉर्मल नहीं है। जिस अंदाज में वो कल परसों तक अपनी तकारीर कर रहे थे वो वापस बहाल होता है कि यही खुश असलूबी से मामला तय पाते हैं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।